कभी भी इन तीन लोगों पर विश्वास मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। दोस्तों, आखिर वो तीन लोग कौन हैं जो कि हमारे साथ ही रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है और वो बीच में धोखा दे देते हैं। दोस्तों, हम लोग उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि इन पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आज की कहानी में हमें पता चलेगा कि आखिर वो तीन लोग कौन हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दोस्तों एक चोर रहा करता था। चोर चोरी कर कर अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात है, चोर अकेले में बैठकर सोचता है कि मैं छोटा चोरी करूं या बड़ा चोरी करूं, पाप तो उतना ही लगेगा। मैं जिस दिन पकड़ा जाऊंगा तो मुझे सज़ा उतना ही मिलेगी, क्यों ना मैं कुछ बड़ा चोरी करूं। इसी उपाय में वो एक दिन राजमहल में प्रवेश कर जाता है। तभी जाकर देखता है कि वहाँ पर जो भी धन संपत्ति है उनकी रखवाली बहुत अच्छी तरह से हो रही है। वहाँ से चोरी करना नामुमकिन सा लग रहा है। तभी चोर सोचता है कि यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि राज्य में चोरी करना उतना आसान नहीं है। फिर भी मैं राजा के कक्ष में जाकर देख लेता हूँ, क्या पता वहाँ से कुछ हाथ लग जाए। दोस्तों, जैसे ही राजा के कक्ष में वो चोर जाता है तो देखता है कि राजा सोए हुए हैं और रानी अर्धनग्न जाग रही है। यह सब देखकर वो चोर दंग रह जाता है, मानो कि उसके पांव तले धरती हट गई हो। दोस्तों, अब वो चोर सोचने लगा कि जैसे ही रानी सो जाएगी, मैं राजा का वस्त्र पहनकर इस राज दरबार से निकल जाऊंगा और मुझे कोई पहचान भी नहीं सकेगा। इतने ही देर में चोर एक कुर्सी पर बैठने ही वाला था, तब तक कुर्सी गिर जाती है और आवाज़ जैसे ही आती है, रानी उठ जाती है। राजा तो नहीं उठते हैं और रानी तलवार निकालकर चोर के गर्दन पर रख देती है और कहती है कि बताओ तुम कौन हो, वरना तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। दोस्तों, उसके बाद चोर कहता है कि मैं एक चोर हूं आपके राज्य का और चोरी कर कर अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करता हूं, परंतु मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आज के बाद मैं इस राज्य में दिखाई नहीं दूंगा। दोस्तों, उसके बाद रानी कहती है कि मेरी एक ही शर्त है, उसी शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी, यानी मैं इस वक्त काम वासना में मगन हूँ। अगर तुम मेरे साथ समागम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। दोस्तों, उसके बाद वो चोर कहता है कि ऐसा मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब बात अगर राजा को पता चल जाता है तो राजा मेरी जान ले लेंगे। दोस्तों, उसके बाद रानी कहती है कि मैं तुम्हारी जान ऐसे ही ले लूँगी। उसके बाद चोर दिमाग लड़ाता है और कहता है कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके साथ समागम जरूर करूँगा। दोस्तों, वहाँ से बाथरूम के बहाने वहाँ से निकल जाता है और उस राज दरबार से भागने लगता है। जैसे ही मेन गेट पर जाता है, वहाँ पर दरवान खड़े थे। दरवान को देखकर चोर डर जाता है और सोचता है कि जैसे तैसे मैंने जान बचाकर भागा, परंतु इस दरवान के सामने आ गया हूँ। तभी वो दरवान कहता है कि तुम कौन हो और इस राज दरबार से इतनी रात्रि को कहाँ जा रहे हो। तभी सारा वो कहानी बता देता है और कहता है कि मैं एक चोर हूँ, चोरी करने के लिए आया था, परंतु मुझे रानी ने देख लिया है और रानी मुझे समागम करने के लिए कह रही थी, इसलिए मैं वहाँ से भागा हूँ। तभी वो दरवान कहता है कि जाओ तुम रानी से समागम करना, परंतु तुम रानी से कहना कि एक मेरी शर्त है, अगर आप अपने राजा को मार देती है तो मैं आपके साथ समागम करूँगा। दोस्तों, यह बात सुनकर चोर सोचता है कि मुझे जाना ही होगा। चोर वहाँ से सीधे रानी के कक्ष में जाता है और रानी से कहता है कि मैं आ गया। तभी रानी कहती है ठीक है, अब बोलो तुम क्या करोगे। तभी वो चोर कहता है कि मैं आपके साथ समागम जरूर करूंगा, परंतु उसके लिए मेरा एक छोटा सा शर्त है। तभी रानी कहती है कि क्या तुम्हारा शर्त है। तभी वो चोर कहता है कि आप अपने पति यानी राजा को मार दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ समागम करूंगा। दोस्तों, उसके बाद रानी तलवार निकालती है और राजा को मार देती है। जैसे ही राजा का सर धड़ से अलग करती है, खून से लथपथ हो जाती है और रानी वहीं पर बेहोश गिर जाती है। दोस्तों, इतने में चोर को मौका मिल जाता है और उस राज दरबार से वो रफू चक्कर हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, हाहाकार मच जाती है कि राजा का किसी ने कत्ल कर दिया राज दरबार में घुसकर। सुबह होते ही रानी ने भी नखड़े कर दिया और रानी कहने लगी कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि रानी
खुद अपने पति को मारी थी। इस तरह से दोस्तों अब राजा का अंतिम संस्कार का समय चलने लगा। यह बात दोस्तों चोर और दरबान जान रहे थे कि राजा को आखिर किसने मारा। तभी दोस्तों अंतिम संस्कार का काम चल रहा था। वहाँ पर सभी लोग आते राजा और रानी पर पुष्प चढ़ाकर ऐसे ही जा रहे थे। तभी दरबान जाता है और राजा पर पुष्प चढ़ाकर रानी के कान में बोलता है कि आखिरकार इस राजा को किसने मारा, तुमने मारा या चोर ने मारा। तभी रानी कहती है कि तुम्हें कैसे पता, इस राजा को न तो चोर ने मारा है और न ही मैंने मारा है। इस राजा को जिसने मारा है उसके लिए तुम्हें जाना होगा। पूरब दिशा की ओर एक बूढ़ी माँ रहती है झोपड़ी में, वही तुम्हें बताएगी कि राजा को किसने मारा। दोस्तों वहाँ से दरबान सीधे उस बूढ़ी माँ के पास पहुँच जाता है। बूढ़ी माँ कहती है कि मेरे झोपड़ी के पास एक बकरी है, उस बकरी का सर धड़ से अलग कर दो। जैसे ही सर धड़ से अलग करता है बकरी का मुड़ी ऊपर उड़ने लगता है, उसका दोनों कान पकड़ लेता है और जंगल में पहुँच जाता है। एक गुफा पर जाकर वहीं पर सोच रहा था, तभी उस गुफा से एक सुंदर सी लड़की निकलती है और उस कहे तो दरबान को अंदर ले जाती है। सोचती है कि इस दरबान को मैं मार कर खाती हूँ तो मेरा एक दिन के लिए भोजन पर्याप्त होगा, परंतु मैं इसके साथ अपना दिल बहला सकती हूँ कितने दिनों तक। वो लड़की थी जो कि एक भूतनी थी, वो सुंदर लड़की का रूप धारण करके उससे प्यार करने लगती है। और जैसे ही शाम होने वाला था, उसका पिता घर पर आने वाला था, उससे पहले उसे एक मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती है। दोस्तों उसका पिता यानी राक्षस आता है तो कहता है कि हे पुत्री, यहाँ पर मनुष्य की गंध आ रही है। तभी वो राक्षसनी कहती है कि यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं आ सकता है, अगर गलती से आ भी गया तो मैं उसे कच्चे चबा जाऊंगी। दोस्तों इस तरह से यानी कहे तो वो अपने पिता से उस लड़के को छुपा लेती है यानी दरबान को, और जैसे ही उसका पिता चला जाता है उसके साथ मनुष्य बनाकर प्यार करने लगती है। इसी तरह से उसका दिनचर्या चल रहा था। एक दिन वो प्यार कर कर उसे मच्छर बनाना भूल जाती है और ऐसे ही सो जाती है। दोस्तों यानी कहे तो दरबान को मौका मिल जाता है और वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाता है और अपने घर आ जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होते हैं। तभी दरबान को फिर उस लड़की से मिलने की मन में लालसा जगती है और वो सीधे बूढ़ी माँ के पास जाता है। इस बार जाता है तो दोस्तों बूढ़ी माँ से ये नहीं कहता है कि राजा को किसने मारा है, वो सिर्फ लड़की से मिलना चाहता था। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम अपने घर से लड़के को लेकर आओ। तभी वो दरबान कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, सीधे अपने घर जाता है और लड़के को उठाकर लेकर चला आता है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि जिस तरह से तुम बकरे के सर धड़ से अलग किए थे, ठीक उसी प्रकार इसका भी सर धड़ से अलग कर दो। जैसे ही वो दरबान तलवार निकालकर अपने पुत्र को सर धड़ से अलग करने ही वाला था, उतने देर में बूढ़ी माँ उसका तलवार पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। जिस तरह से तुम प्यार में पागल होकर अपने पुत्र को नहीं पहचान रहे हो, ठीक उसी प्रकार यानी कहे तो राजा को न तो रानी ने मारा है और न ही चोर ने मारा है, राजा को हवस ने मारा है। जो प्यार में अंधा हो गया है उसी ने मारा है। दोस्तों यह बात सुनकर उस दरबान को पता चल जाता है कि आखिरकार राजा को किसने मारा है और वहाँ से वो घर वापस लौटने ही वाला था। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि 3 प्रकार के व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। पहला, जिसके ऊपर प्यार का भूत सवार हो, जो काम वासना में लीन हो। उसके सामने आप कुछ भी भीख मांगेंगे तो उसको कुछ भी भला और उचित दिखाई नहीं देगा और आपके साथ गलत करेगा। जिस तरह से रानी ने अपने पति का सर धड़ से अलग कर दिया। और दूसरा, स्वार्थी लोगों के सामने कभी भी मदद की उम्मीद नहीं करना चाहिए और इनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये मौका मिलते ही अपने चाल चल देते हैं और अगले को धोखा दे देते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। और तीसरा, घमंडी लोग। घमंडी लोग से कभी भी हमें बात और दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी लोग घमंड से ही मतलब रखते हैं और अपना मतलब निकलते ही वो आपसे यानी साइड हो जाते हैं। इसलिए इन लोगों से दोस्ती न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों ये 3 लोगों से आप भी अगर दूरी बनाकर रखते हैं तो आपका ज़िंदगी बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।